दोस्तों, क्या यूपी में, उत्तर प्रदेश में अगला सबसे बड़ा ऑपरेशन अमित शाह की जगह सोनिया गांधी करने जा रही हैं? और आचार संहिता लगने के बाद, यानी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, ऐलान होने के बाद, क्या सोनिया गांधी का ये जो ऑपरेशन है ये यूपी का गेम बदलने जा रहा है? बाजी पलट सकता है सोनिया गांधी का ये ऑपरेशन। अब कांग्रेस मुख्यालय में और खासकर कांग्रेस के कुछ टॉप सोर्सेस, उनका यह कहना है कि सोनिया गांधी लगातार मायावती के संपर्क में है, बसपा सुप्रीमो मायावती के संपर्क में है। और आचार संहिता लगने के बाद, यानी 10-15 दिन के बाद जब इलेक्शन अनाउंस होगा, ऐलान होगा, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तब सोनिया गांधी मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल होने का न्योता दे सकती। और यहां दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि सोनिया गांधी और मायावती के रिश्ते आज से नहीं, बरसों से बहुत गहरे हैं। और ये रिश्ते जो हैं वो सुख दुख की हर कसौटी पर अब तक खरे उतरे। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि सोनिया गांधी का अगर ऑफर आया तो मायावती शायद इनकार नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगर यूपी में ऐसा हुआ कि मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस और कुछ छोटी छोटी पार्टियां जिसमें जातियों के बड़े मजबूत नेता हैं, अगर ये सब एक मंच के नीचे आए उत्तर प्रदेश में, इंडिया अलायंस को अगर इन्होंने मजबूत किया, तो उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ वोटों की गणित बदलेगी, अरिथमेटिक बदलेगी, बल्कि वोट की केमिस्ट्री भी बदलेगी। अरिथमेटिक भी बदलेगी, केमिस्ट्री भी बदलेगी उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टियों के एक साथ आने पर। और तब मोदी जी के जो सपने हैं 80 में 80 लाने के, 80 में 75 लाने के, ये जो स्कोर है मोदी जी का 80 में 80 का या 80 में 70 का, ये स्कोर यूपी में 80 से उतरते उतरते 50-55 तक भी आ सकता है, 50-55 तक भी आ सकता है। और ये शर्तिया एक बड़ा झटका हो सकता है मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं, जाहिर करते हैं, जो अगर आप जाति के, अगर कास्ट के इक्वेशंस अगर आप देखें, आंकड़े देखें वोट के, तो 35-40 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 सीटें हैं। इन 35-40 सीटों में मुस्लिम, दलित और यादव और कहीं कहीं कुछ और जातियां डिसाइसिव हैं। और ये जो समीकरण है ये फिर इंडिया के हाथ में होगा। तो क्या सोनिया गांधी का ये जो ऑपरेशन है ये भारी पड़ने जा रहा है मोदी और शाह पर? अब दोस्तों, जो असली तस्वीर है ये तो जब चुनाव ऐलान होगा 10-15 दिन के बाद तभी क्लियर होगी। और अंतिम जो फैसला है, आखिरी फैसला, अंतिम निर्णय, लास्ट डिसीजन, वो मायावती को लेना है, मायावती को ही तय करना है। क्योंकि अब तक जो मायावती जी के जो बयान हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक बहुत जबरदस्त प्रेशर में है, ईडी के प्रेशर में, सीबीआई के प्रेशर में, इन साहब के प्रेशर में, अमित शाह के प्रेशर में। क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ वक्त पहले मायावती ने कहा था कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, फिर अचानक एक ईडी की रेड पड़ी और कुछ दिन बाद बहन जी का फिर एक बयान आया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और राज्यसभा में उनका जो एकमात्र विधायक था उसने बीजेपी को जाके वोट दिया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ, मायावती जी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। अक्सर वो जो कहती हैं, जो ऐलान करती हैं, चुनाव के समय कुछ उल्टा हो जाता है, वो पलट भी जाती हैं। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि मायावती ने जो कुछ कहा यू टर्न ले लिया बाद में। तो क्या मायावती यू टर्न लेंगी? और लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है कि बहन जी की कुछ मजबूरियां हैं, बहन जी की कुछ कंपल्शंस हैं कि उन्हें अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो इंडिया अलायंस में आने के अलावा मायावती जी के पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं यही समझाने जा रहा हूं चंद सेकंड में, और फिर अगली खबर की तरफ। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि 2012 तक मायावती एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही थी, एक बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही थी मायावती। लेकिन आज
आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहन जी का एक विधायक है और ये विधायक भी योगी जी का विधायक है, यहाँ योगी जी का आदमी कहा जाता है इसे। तो सवाल यह है कि जो बहुमत की सरकार थी 10-11 साल में नीचे लुढ़कती क्यों चली गई। आज हालत यह है कि मायावती जी का अगर जो आप वोट शेयर देखेंगे, जो वोट शेयर 2019 तक जो वोट शेयर 19.43% था, आप कह सकते हैं 19.5% था, वो 2022 में विधानसभा चुनाव में गिरकर 13% से भी कम हो गया, 12.88% हो गया। और आप कह सकते हैं कि 2024 में अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं, उनका हाथी अकेले चलता है, तो ये जो आप 13% देख रहे हैं, 12.88% देख रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, सेफोलॉजिस्ट का, कि ये नीचे लुढ़क कर 8% तक भी आ सकता है। और मायावती अगर इस बार खाता नहीं खोल पाई तो फिर पार्टी के भविष्य पर भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या मायावती अपनी पार्टी को बचाने में, बसपा को सलामत रखने में, क्या वो अमित शाह के डर को परे करके चुनाव के वक्त सोनिया गांधी के ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। अब दूसरी जो सोनिया गांधी का ऑपरेशन है, यूं कहें कि सोनिया गांधी और मायावती जी की जो डील है, या सोनिया मैडम और मायावती, भारत की राजनीति दो पावरफुल ताकतवर मैडम, इनकी जो डील है, इसको लेकर भी दो सवाल हैं, मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव, जो ऑलरेडी सीट शेयरिंग कर चुके हैं कांग्रेस के साथ, क्या अभी भी वो दरवाज़ा खोलेंगे? क्या वो स्पेस देंगे बुआ के आने का? क्या भतीजा तैयार है? क्या वाकई भतीजा चाहता है कि मोदी को इस बार वाकई झटका दे दिया जाए यूपी में? तो क्या अखिलेश तैयार होंगे? आगे मैं एक्सपर्ट के साथ जब बातचीत करूंगा इस सवाल का जवाब दूंगा। एक सवाल और है कि ये जो डील है सोनिया गांधी और मायावती की, इस डील को क्या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह इस डील को होने देंगे? जिनके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, तमाम ताकत है, पैसा है, कॉरपोरेट है, मीडिया है, क्या अमित शाह इस डील को होने देंगे? या फिर आचार संहिता के बाद खेल कुछ और होगा? मुझे लगता है ये बड़े दो सवाल हैं। उसके अलावा क्या होने जा रहा है अगर मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी एक मंच पर आते हैं और कुछ छोटी छोटी पार्टियां? मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी जीतना होगा। जो यूपी जीता वो देश जीता। तो क्या ये जो समीकरण नया बन रहा है, अरिथमेटिक नहीं बन रही है, अगर सोनिया और मायावती की डील हो जाती है तो क्या फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। सीधे चलेंगे अपने दो एक्सपर्ट्स के पास। लखनऊ से हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत बड़ी बारीक निगाह रखते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पर, खासकर मायावती सपा बसपा को लेकर। एक आप कह सकते हैं एक बड़ा उनका रिसर्च है बरसों का, प्रोफेसर रविकांत। और हमारे साथ अशोक वानखेड़े हैं, जिन्होंने कांग्रेस मुख्यालय और खासकर 10 जनपद जहां सोनिया गांधी रहती हैं, राहुल गांधी रहते हैं, वहां पर भी अशोक वानखेड़े टाइगर की नज़र रहती है। टाइगर से बात करेंगे, प्रोफेसर रविकांत से बात करेंगे, और ये जो बड़ा सवाल है कि क्या ये डील होने जा रही है, और ये डील अगर हो गई तो फिर होने क्या जा रहा है। मेरा पहला जो सवाल है टाइगर, वो ये है कि क्या सोनिया गांधी, आपके पास कांग्रेस मुख्यालय से, टॉप लेवल से आपको जो खबरें मिल रही हैं सोर्सेस से, क्या सोनिया गांधी वाकई बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के संपर्क में है? क्या दोनों टेलीफोन बज रहे हैं? क्या बातचीत हो रही है, वार्ता है, संपर्क है, या अमित शाह ने तार काट दिया है? नहीं दीपक भाई, वार्ता है, संवादहीनता की स्थिति नहीं है, संवाद बरकरार है और ये उच्च लेवल पे हो रहा है। ये सीधा, इसमें ना कोई एडवाइजर है, ना कोई भतीजा है, ना कोई भतीजी है, ना कोई बेटी है, ना कोई बेटा है। सीधा दो महिलाओं के बीच का सीधा संवाद है और संवाद बहुत सीधा है।
उसमें क्योंकि मायावती जी के और सोनिया जी की इक्वेशन बहुत बढ़िया है और वहां लग लपेट वाली बात नहीं है। जो मायावती जी को कहना है वो स्ट्रेट कहेगी, जो सोनिया जी अकोमोडेट कर सकती है वो अकोमोडेट कर रही है। कुल मिला के आचार संहिता के बाद यदि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव ना हो तो ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस ने अभी अपनी 17 सीटों पे सब कुछ करीब करीब बंद रखा है। अखिलेश जी जी ने सिर्फ 31 सीटें दी हैं। अखिलेश जी के पास वैसा देखा जाए तो 17 सीटें छोड़ने के बाद उनके पास करीब करीब अभी 32 सीटें बाकी है, अभी भी 31 अनाउंस करने के बाद भी, जी क्योंकि जी जी 63 सीटें बचती है उनके पास, तो वो नहीं, भी वेट सीटें एंड तो वॉच कर टाइगर रहे हैं। टाइगर सीटें तो मायावती ने भी अनाउंस नहीं करी हैं। सबकी मैंने वही टेबल तो पे, कहा चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे और सोनिया गांधी हो, मैं चाहे इसके मायावती हो, आगे भी सबकी जाता टेबल हूँ। पे लिस्ट है। जी मैं इसके आगे भी जाऊंगा। सीटें अनाउंस होने के बाद भी चीजें बदल सकती हैं। ओहो कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अखिलेश के जी साथ हो गए सब। तो जी कुल जी मिला जी के यदि देखिए बड़ा गेन कहाँ है, तो आखिरी पत्ता जो है, जो डलेगा, द लास्ट, जो आप बोलते हैं ना आखिरी या कमेंट, तो यस आखिरी स्ट्रोक जो होगा वो हाथी पर होगा। हाथी पर होगा। तो हाँ, कमल से लेके मैं आऊंगा। पहिया से लेके साइकिल तक सब इंतजार कर रहे हैं कि हाथी किस करवट बदलता है, बैठता नहीं है। नहीं, मैं और मैं, मैं आऊंगा। जी हाथी जी की जी करवट तय करने में सोनिया जी का एक अहम रोल होगा। मैं और यदि आऊंगा ये कि कॉम्बिनेशन जमीन पे उतरता है तो फिर रविकांत जी तो इसके माहिर नहीं है। नहीं, मैं रविकांत वो जी के तो एक पास एक आ रहा हूं। सेब में आपको बता मैं देंगे। प्रोफेसर साहब के पास आ रहा हूं। मैं आपके पास भी एक सवाल लेके आने वाला हूं कि ये जो बातचीत चल रही है, हाथी इधर जाए उधर जाए, हाथी को लोग कहते हैं आजकल, हाथी का महावत जो है वो दिल्ली में बैठता है। हाथी का जो महावत है आजकल गुजराती लोग बताते हैं कि अमित शाह उसके महावत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये जो महावत है गुजरात का, इसको मायावती उतारेंगे? इस पर मैं आऊंगा, इस पर मैं आऊंगा। मैं सस्पेंस है। अभी मैं जरा प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूं। अमित शाह पर तो मुझे आना ही है। मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब, आप पिछले 6 महीने से वाहिद आवाज, एकमात्र पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि दीपक जी आचार संहिता तक रुक जाइए, रुक जाइए। और दूसरी बात आप कहते रहे कि सोनिया गांधी की बात कभी मायावती काटती नहीं, सबकी बात काट देंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन सोनिया गांधी की आप कहते हैं बात नहीं काटती। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या अमित शाह के डर के बावजूद, मोदी जी की ईडी सीबीआई के बावजूद, क्या मायावती सोनिया की बात नहीं काटेंगी? और नहीं काटेंगी तो मजबूरी क्या है मायावती की? देखिए दीपक जी, मजबूरी वही है जो मायावती भी समझ रही है और हम लोग भी समझ रहे हैं। अगर इस बार मायावती अलायंस में नहीं जाती हैं और अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बीएसपी के भविष्य पर ही सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा। जी लगातार जो सीट घट रही है, वोट परसेंटेज घट रहा है, विश्वसनीयता घट रही है। मैं मानता हूं कि बीएसपी का कोई उस तरह से प्रवक्ता नहीं होता है। मायावती कभी बहुत ज्यादा डिफेंड करने में भरोसा नहीं करती हैं। तो जो लोगों को लगता है, कोई उनको बीजेपी के बी टीम कहता है, कोई कहता है डरी हुई है, मुझे लगता है कि इन सबसे परे मायावती इस बार जो फैसला लेने जा रही हैं वो इन तमाम सवालों के जवाब होंगे। अदरवाइज अकेले लड़ती हैं तो फिर उनका भविष्य ही खतरे में होगा। और वो पार्टी जिसे कांशीराम ने बड़ी मेहनत से पूरा सामाजिक आंदोलन खड़ा करके उस पार्टी को पूरे भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा मजबूत स्तंभ बनाया था, और 10 साल के भीतर जो पार्टी सत्ता में पहुंची, 4 बार मुख्यमंत्री मायावती हुई, उस पार्टी का भविष्य ही खतरे में पड़ जाए। आप यही क्या कहना मजबूरी क्या है। चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मायावती अकेले लड़ी, हाथी अकेले चला इस बार, तो क्या मायावती की पार्टी खत्म हो जाए? क्या बहुजन समाज पार्टी जो है वो फिर से जीरो पे पहुंच जाएगी, बिग जीरो, जिस तरह से 2014 में पहुंची, या जो आज विधानसभा में हाल है? मैं एक स्पष्ट उत्तर चाह रहा हूं। डेफिनेटली 2014 में जो जीरो आया था, लेकिन उस समय वोट परसेंटेज अच्छा था। पिछले विधानसभा चुनाव में अब 13% पर है।
और मैं समझता हूं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो 8% पे आ जाएंगी। और इसका मतलब है कि फिर बीएसपी का भविष्य खतरे में। क्या आकाश आनंद को अपना भविष्य नहीं दिखाई देगा? क्या मायावती पार्टी को यहीं खत्म कर लेंगी? जो कांशीराम साहब का सपना था, डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि जो बहुजन की राजनीति है वो दिल्ली के लाल किले तक पहुंचे, और ये मौका है कि जब वो इस हिंदुत्व की पूरी राजनीति को पलट करके वो एक अवसर प्रदान करे। हो सकता है उसमें खड़गे जी हो सकता है उसमें मायावती जी हो, लेकिन ये मौका वो नहीं गंवाना चाहेंगे। मैं आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे आज डॉक्टर साहब करने हैं आपसे। टाइगर, मैं बात कर रहा था मायावती बहन जी के हाथी की, कि इस हाथी पर एक गुजराती जो है महावत बैठा हुआ है कई साल से। ये महावत जो है इसको सोनिया गांधी उतार पाएंगी हाथी से? क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी और मायावती के इस संवाद के बीच में अमित शाह दीवार नहीं बनेंगे? अगर ये आचार संहिता लगने के बाद ये भेंट मुलाकात और फैसला होता है, निर्णय होता है? दीपक जी, आपने जो सवाल पूछा वो थोड़ा टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल इसलिए है कि दर्शकों को यह भी बताना होगा कि हाथी के महावत कौन होते हैं। दो टाइप के महावत होते हैं। अक्सर हम कई बार उत्तर दक्षिण भारत के मंदिरों के कई वीडियोज आते हैं कि हाथी पागल हो गए और वो जनता को और कईयों को रोनते हुए निकल गए। वो हाथी पागल नहीं होता। हाथी बहुत इंटेलिजेंट प्राणी होता है और हाथी आक्रामक नहीं होता जब तक हाथी स्वयं उसको कोई आक्रमण नहीं करे। तो एक महुवत होता है जो सिर्फ इशारे से हाथी को चलाता है। वो बचपन से हाथी को पालता है। हाथी का और उस महावत का एक स्नेह होता है। दूसरा महुवत जो होता है, जो ऊपर बैठता है, वो अंकुश के सहारे चलता है। जो हाथी का मस्तिष्क होता है वो सबसे नाजुक एरिया होता है। वहां वो एक लोहे का अंकुश होता है। उसे अंकुश ये हथियार का नाम है। वो लगातार उसमें मार कर उसे मजबूर करता है कि वो जहां बोले वैसा चले। उस समय हाथी इंतजार करता है कि महावत उसके लपेटे में कब आएगा, और जिस दिन आता है उस दिन महावत का वो अंत कर देता है। ये जो अमित शाह नाम के महावत जो हाथी पे बैठे हैं, इसके हाथ में ईडी का एक अंकुश है। इसलिए हाथी जो चल रहा है वो मजबूरी में चल रहा है, घायल है। दूसरा जो महावत है सोनिया गांधी, उसका स्नेह है हाथी से, आज से नहीं सालों से है। तो वो सिर्फ इशारों से हाथी को चलाता है। इसलिए यदि ये हाथी पंजे में आ गया तो साइकिल, हाथी और पंजा मिलके एक कमल का क्या करेंगे जी, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। जी, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह का जो भी खेल है, हम चाहे उनको महावत कहें या चाणक्य कहें, जो कुछ कहें, उनका सारा खेल ईडी और सीबीआई के दम पर है। और सोनिया गांधी के एक आत्मीय रिश्ते हैं। उन्होंने कई बार मायावती जी की बहुत मदद करी है। हमेशा वो साथ खड़ी रही मायावती के। तमाम एहसानात हैं और मायावती उसको मानती हैं। इस वजह से आपका कहना है कि अगर एक एसओएस, एक संकट की घड़ी में एक फोन जाता है अगर 10 जनपद से, तो हो सकता है मायावती उसको रिस्पॉन्ड करे। मैं समझ गया कहानी। चलिए, हम इंतजार करते हैं 17 तारीख के बाद जब चुनाव का ऐलान होगा किसी भी दिन, तो हमें देखने को पता लग जाएगा। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी तो इस बार समय कर देगा। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ प्रोफेसर रविकांत जी से। रविकांत जी, आपको क्या लगता है कि ये अगर वाकई जो आप कह रहे हैं कि अगर ये केमिस्ट्री बन जाती है, अगर बहन जी आ जाती हैं, भले ही आखिरी मोमेंट पे आए, तो ये जो दलित और मुस्लिम और यादव और भी छोटी छोटी कुछ जाति है, जो कॉम्बिनेशन है, आपको क्या लगता है कि मोदी के लिए 50-60 सीटों पे मुसीबत हो जाएगी? जो जो पॉकेट्स हैं जहां दलित और यादव और मुस्लिम, ये जो कॉम्बिनेशन है, गोल्डन कॉम्बिनेशन कह लीजिए वोट का, क्या ये मोदी और अमित शाह के लिए एक मुसीबत लेके आएगा? सपा बसपा का एक होना और साथ में कांग्रेस का चलना। निश्चित तौर पर। और दीपक जी, एक बात को समझिएगा, बीजेपी के बाद अगर किसी पार्टी के पास कैडर है तो वो बीएसपी है, और हार्डकोर कैडर है, आइडियोलॉजिकल कैडर है। ये डरने वाला नहीं है। ये इसको बूथ मैनेजमेंट करना आता है, वोट ले जाना इसको आता है। बीएसपी के आते ही जो केमिस्ट्री बनेगी उसमें सिर्फ दलित, मुस्लिम और यादव का मामला नहीं है।
मायावती की अपनी छवि रही है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं, चाहे वो दलित हो या अपर कास्ट हो, सबको समान नजरिए से सरकार के जरिए देखा जाता था। आइडियोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन सरकार की नजर में सब बराबर है। ये मायावती का जो छवि है, वो मुझे लगता है कि दलित, मुस्लिम और यादव के बाहर निकल करके अति पिछड़ा में जो मोदी जी का कोर वोटर है, वो जो और अपर कास्ट है, उसमें भी वो सेंधमारी करने में कामयाब हो सकती हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर तीनों मिल गए तो ये अंकगणित और केमिस्ट्री दोनों एक साथ होंगी, जिससे मोदी जी को आधे से ज्यादा सीटों पर मुश्किल ही नहीं होगी, जमीन खिसक जाएगी। ये भी जमीन खिसक जाएगी। नहीं तो ये तो बड़ा, अगर 80 में से 40 सीटें या का नुकसान हो गया तो मुझे लगता है 272 की गिनती भी मोदी जी की बहुत नीचे हो जाएगी। लेकिन एक चीज, मैं टाइगर के पास आ रहा हूँ, एक चीज और पूछना चाह रहा था इनसे। ये तो आपने कह दिया, एक सवाल मैं प्रोफेसर साहब से कर लूं, फिर टाइगर आपके पास आ रहा हूं। 1 मिनट आ रहा हूं मैं, टाइगर 1 मिनट मुझे दे दी। एक छोटा सा सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। प्रोफेसर साहब, ये तो आपने कह दिया और टाइगर भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का फोन जाएगा और मायावती रिस्पॉन्ड करेंगी आचार संहिता के बाद, फिर ईडी वीडी भी इतना कुछ नहीं कर पाएगी। वो तो मुझे बात समझ में आ गई। क्या अखिलेश यादव स्पेस देंगे बुआ को? क्या अखिलेश यादव तैयार होंगे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। डेफिनेटली, जो अभी भाऊ ने इशारा किया था कि बहुत सारी सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं अखिलेश जी ने, और अखिलेश जी तो पहले भी अगवानी कर चुके हैं, लगातार वो सम्मान देते हैं। अब वो खुद चाहते हैं, सच्चाई ये है कि बहन जी आ जाए, हम उनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो वो तो हाँ अपना साइकिल लेकर के खड़े हैं दरवाजे पर कि आए हाथी और हम स्वागत करें। तो अखिलेश जी, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी नानुपुर करेंगे। वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके आने से क्या होगा, क्योंकि मेन जो मकसद है वो है दिल्ली तक ये जो तीसरी बार का चल रहा है ना, 370 पार, 400 पार, इस अहंकार को ध्वस्त कर। टाइगर, जिस तरह से प्रोफेसर कह रहे हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी प्लस बहुजन समाज पार्टी, ये जो सोशल केमिस्ट्री पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ आती है, तो ऐसे में तो भाई मोदी जी के लिए सबसे बड़े सूबे में बहुत मुसीबतें हो जाएंगी। अगर आधी सीटें मिली उनको मिशन 80 में, 40 सीट पर अगर मोदी सिमट गए या 50 सीट पे सिमट गए, फिर तो फाइनल से बहुत दूर हो जाएंगे मोदी। ऐसी परिस्थितियों में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अगर हाथी बढ़ेगा तो ये अमित शाह की छाती पे पैर रखेगा, छाती पर पैर रख के बढ़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अमित शाह के पास फिर विकल्प है, क्योंकि अमित शाह इतनी आसानी से तो पीछे हटने वाले नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में आचार संहिता लागू होने के बाद एजेंसी भी डिफंक्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, सबकी नजर यूपी पे है, लेकिन यूपी के इस कीचड़ में जब हाथी का पैर जोर से पटकेगा तो छींटे कहां तक उड़ेंगे? कर्नाटक तक। कर्नाटक, महाराष्ट्र का विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये छींटे उड़ेंगे इस प्रदेश में। और जब ये बीएसपी के छींटे उड़ेंगे, हाथी का दमदार पैर कीचड़ में ठप करके लगेगा, तो ये छींटे उड़ेंगे, ये छींटे तकलीफ देंगे कई जगह पे। इनका वोट इतना है कि वो हर प्रदेश में 4-5 सीटें बिगाड़ सकती है मायावती जी। जी जी, फाइनल कमेंट प्रोफेसर रविकांत से। इस वक्त जो बीजेपी से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनके जो नेताओं से, उनका ये कहना है, असेसमेंट है बीजेपी का, कि अभी 60 सीटों पर उनको लग रहा है कि बीजेपी इस बार मिनिमम जीतेगी। यानी हो सकता है 60 से 70 हो जाए, 75 हो जाए, मैं नहीं कह सकता भी। अगर मायावती आते हैं, अगर मायावती आई और एक अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ, अच्छे उम्मीदवार, एक अच्छा माहौल बना, मायावती और अखिलेश और राहुल गांधी, यानी सपा बसपा और कांग्रेस, 43-44% वोट शेयर है इनका। आपको क्या लगता है कि फिर बीजेपी 50-55 पे आ जाएगी? उत्तर प्रदेश में 50-55 सीटों पर आ जाएगी? 50 के नीचे की बात करिए दीपक जी। फिर जी क्या? 50 के नीचे की बात करिए फिर।
40 से ऊपर सीट मिलना फिर बेहद मुश्किल होगा। चाहे मोदी जी एक एक सीट पर दो दो रैलियां करें, फिर नहीं होने वाला है। टाइगर, लास्ट कमेंट, अगर मायावती और आती हैं, हाथी आता है, शामिल होता है आचार संहिता के बाद इंडिया अलायंस में, आपको लग रहा है कि यूपी में अगर झटका मोदी खाते हैं तो वो जो 272 उनको चाहिए, 272 सीटें चाहिए तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए, क्या वो फिर शपथ खटाई में है? क्या फिर वो शपथ अधर में है? दीपक भाई, हमारा आकलन तो अभी 272 के लाले हैं, जब मायावती जी नहीं है। मायावती जी यदि साथ में आ गई तो मैं मात्र उत्तर प्रदेश नहीं देखता, मैं राजस्थान की 11 सीटों पे भी नजर है मेरी, फिर मध्य प्रदेश की सीटों पे है ना, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का भी जो एरिया है वहां पे भी है, उधर मध्य प्रदेश का जो हरियाणा। रीवा सतना है वहां पे भी है, हरियाणा पे भी है, कर्नाटक का भी एक बेल्ट है बहुत बड़ा जहां मायावती का वजूद है। तो ये सारी जगह पे यदि करे तो आपको, तो फिर मुझे लगता है जो मैं सबसे बड़ी पार्टी बोलता हूँ बीजेपी है, मुझे उस पर भी डाउट आने लगता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि इस बार ऑपरेशन अमित शाह नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में, शाह की जगह अब की ऑपरेशन सोनिया गांधी का है। देखते हैं क्या होता है, इंतजार करेंगे आचार संहिता का। मुझे लगता है 17 तारीख के किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है, और ऐलान होने के बाद सबसे बड़ी खबर हो सकता है लखनऊ से मिले सोनिया गांधी और मायावती का मिलन होता है कि नहीं। टाइगर आप आए, प्रोफेसर साहब आप आए, और आज जो खुलकर बातचीत आपकी हुई है और जो मिसाल दी है महावत की, वो तो अद्भुत थी टाइगर आपकी। और यही जो आपका एक बेबाकी है, यही जो दमखम है आपका, जिस तरह से आप बोलते हैं, इसीलिए दुनिया आपको टाइगर के नाम से जानती है। टाइगर साहब, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहब आप आए, समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।